ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस एग्जांपल किए थे ये जस्ट उन्हीं से रिलेट करता है एग्जांपल, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल डील कर रहे हैं अपन, ये वाला एग्जांपल जो अपन ने सन्ड्री एक्सपेंस वाला एग्जांपल किया था, ठीक उसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। बट इस टाइप का सम आपके बुक्स में गिवन है। सो एक बारी के लिए मैं इसको वापस से डील कर रहा हूँ, ताकि अगर प्रीवियस एग्जांपल में अगर आपको वो अच्छे से समझ नहीं आया तो इस एग्जांपल में समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो अपन और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो देखो सर, समझना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके, सो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा हुआ सर? एंडेड कब हो रहा है ये? 31 मार्च 2019। दैट इज स्टार्टिंग कब हुआ इसका? 1 अप्रैल 2018। ओके, सो फाइनेंशियल कौन सा? 18-19। तो देखो यहाँ पर दो डेट गिवन है अपने पास। नंबर 1 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019। दैट इज जो 1 अप्रैल वाले जो बैलेंस है वो अपने पास ओपनिंग बैलेंसेस, और 31 मार्च वाले जो बैलेंस है वो कौन सा अपने पास? क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, उसके बाद यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड एडवांस सैलरी। उनके दो बैलेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि सैलरी पेड किया ड्यूरिंग द ईयर कितना? 74,000 रुपीज़ का। ओके सर, एक चीज़ समझना, जस्ट जो प्रीवियस एग्जांपल किया था अपन ने फर्स्ट वाला, उसमें अपन ने डील किया था सन्ड्री एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो उसका नीचे जो था वो था एक्सपेंस वाला। तो सर यहाँ पर जो सैलरी होता है वो भी क्या होता है? एक्सपेंस होता है एनपीओ के लिए। अगर आपको एनपीओ की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना है तो सर आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, कुछ वर्कर्स रखने पड़ेंगे, और आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एनपीओ स्टार्ट किया है तो हर चीज़ फ्री में होगी। अगर एनपीओ सर्विस लेगा किसी से, ठीक है, तो उसके बदले तो सैलरी देना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो किसी और को सर्विस दे रहा है तो वो क्या करता है? फ्री में देता है सर्विसेज, पब्लिक वेलफेयर की देता है सर्विसेज, ठीक है। बट अल्टीमेट उन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसको पहले खुद को तो सर्विस लेनी पड़ेगी, तब जाके तो प्रोवाइड करेगा। तो सर यहाँ पर जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर अपन को सैलरी को भी डील करना पड़ सकता है। तो अगर उस टाइप का सम आता है तो किस तरीके से डील करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन को पूछा जा रहा है कि सर आप सैलरी का अमाउंट कितना शो करने वाले हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो सर वही चीज़ वापस से एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल बोलता है कि सर आपको करंट ईयर का एक्सपेंस शो करना है यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेंस होता है अपना सैलरी, ठीक है, तो वो करंट ईयर का शो करना है आपको। तो यहाँ पर बोला गया है कि सैलरी पेड किया ड्यूरिंग द ईयर कितना? 74,000। तो सर 74,000 का मतलब ये थोड़ी कि वो करंट ईयर का पेमेंट किया होगा। क्या पता इसमें से कुछ पैसा ऐसा भी होगा जो आपने प्रीवियस ईयर में पेमेंट नहीं किया, इस साल पेमेंट किया, या फिर कुछ पैसा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आपने नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में पेमेंट कर दिया। तो सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है ना कि आपका जो एक्सपेंस लेंगे अपन वो कौन सा लोगे? करंट ईयर का, ठीक है। तो अपन को क्या करना है इस एग्जांपल में, इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके वो पता करना है कि आपका करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? सैलरी अकाउंट। जिस तरीके से एग्जांपल 1 में सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट बनाकर अपन ने ये फाइंड आउट किया था कि सन्ड्री एक्सपेंस का वैल्यू कितना जाने वाला है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अपन सैलरी अकाउंट बनाकर ये फाइंड आउट करेंगे कि अपना जो करंट ईयर का एक्सपेंस है सैलरी का वो कितना है और कितना एक्सपेंस जाने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से सैलरी अकाउंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से अकाउंट ड्रॉ कर देना। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा, तो वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो यहाँ पर दो बैलेंस गिवन है, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है एंड एडवांस सैलरी गिवन है। अब सर अपन को सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि सर अपना जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो अपने लिए क्या बनेगा, एडवांस सैलरी है वो जो अपने लिए क्या बनेगा, ठीक है। सर पहली चीज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है कि सर आपने सैलरी दे दिया या नहीं दिया, या ज़्यादा दे दिया। सोचो, आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने पहले से डील कर रखा है बकाया, मतलब कि अभी तक देना बाकी है। सैलरी क्या होता है आपके लिए? एक्सपेंस। सोचो आपने सैलरी मतलब कि आपने वर्कर्स से सर्विस ले ली, लेकिन सर उनको पैसा पेमेंट नहीं किया, उनको सैलरी का पेमेंट नहीं किया, तो वो जो है एनपीओ के लिए ऑब्लिगेशन बनेगा या फ्यूचर का बेनिफिट बनेगा? सर क्या बनना चाहिए? ऑब्लिगेशन, क्योंकि इसका पेमेंट आप कब करोगे? फ्यूचर में, और जो जिसका पेमेंट आप फ्यूचर में करते हो, ठीक है, वो क्या है आपके लिए? ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा आपके लिए? ऑब्लिगेशन। अब एक चीज़ समझना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है अपने पास एडवांस सैलरी। अच्छा सर
एडवांस सैलरी, सोचो एडवांस सैलरी आप कब देते होंगे, जब आपने उसके रेस्पेक्ट में वर्क करवा लिया या नहीं करवाया, आपने काम करवाया नहीं करवाया। सर आपने काम नहीं करवाया फिर भी आपने उसको सैलरी दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस सैलरी के रेस्पेक्ट में, मतलब जो आपने पेमेंट किया सैलरी का, उसके रेस्पेक्ट में आपको सर्विस नेक्स्ट ईयर मिलेगा या मिल चुका, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो वो क्या बनेगा आपके लिए, एसेट बनेगा, ठीक है। तो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हुआ आपके लिए, लाइबिलिटीज़, क्योंकि आपने सर्विस ले लिया, वर्कर से काम करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब क्या, ऑब्लिगेशन, दैट इज लाइबिलिटी। एडवांस सैलरी का मतलब सर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया जिसके रेस्पेक्ट में आप उनसे काम ही नहीं करवाया, तो मतलब कि जो आपने काम नहीं करवाया वो आप उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज आपके लिए एडवांस सैलरी क्या बनेगा, एसेट बनेगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के बैलेंस क्या हुआ आपके लिए, लाइबिलिटीज हो गया, एडवांस सैलरी का बैलेंस क्या हो गया आपके लिए, एसेट्स, ठीक है। तो इनके बैलेंसेस पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस पुट करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के, तो ये क्या था आपके लिए, लाइबिलिटीज, तो उसको पुट कर देंगे क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय बैलेंस बीडी, कितना 37,000, ओके। इसका क्लोजिंग बैलेंस पुट करेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना सर 24,000, ओके। उसके बाद एडवांस सैलरी का बैलेंसेस पुट करेंगे, ये अपने लिए एसेट था, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है अपने पास, डेबिट, दैट इज बाय टू बैलेंस बीडी 12,000 रुपीज, ओके सर। इसका क्लोजिंग बैलेंस पुट करना है, दैट इज क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, कितना सर 7,000, ओके। आपने सर सैलरी का पेमेंट किया, तो सर जब सैलरी का पेमेंट करोगे तो इसकी एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, जब भी आप कंफ्यूजन हो तो हमेशा एंट्री बना लिया करो, उसके बाद उसको डील किया करो। तो देखो जब आपने सैलरी का पेमेंट किया होगा तो एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने की। जब एक्सपेंस का पेमेंट करते तो एंट्री क्या बनती है सर, सैलरी क्या होता है आपके लिए, एक्सपेंसेस, क्या करते हैं इसको, डेबिट। अच्छा जब पेमेंट किया होगा तो कैश गया होगा आपके पास, कैश क्या होता है आपका, एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अच्छा कैश कम हुआ या बढ़ा आपका, कम हुआ सर, तो कम होगा तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, दैट इज क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना पेमेंट किया उसने, 74,000। अभी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, सैलरी अकाउंट, तो इसमें क्या चीज़ पोस्ट करोगे, कैश, ठीक है। तो पोस्टिंग आपको आती है, तो सैलरी अकाउंट में कैश को पोस्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा सर आपका, ये डेबिट साइड में, दैट इज टू कैश, कितना सर 74,000, ठीक है। अब क्या करोगे आप, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे कि आपका जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो कितना आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इसका टोटल लगाते हैं कितना होता है ये, तो इसका टोटल हो गया सर 1,10,000, ठीक है। डेबिट का ज़्यादा आ रहा है टोटल, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दैट इज इसका भी कितना आएगा 1,10,000, 1,10,000 में से लेस कर दो 37,000 एंड 7,000, तो कितना हो गया सर ये 37, 44,000, तो ये बच गया कितना 66,000, ओके। सो सर आपका करंट ईयर का एक्सपेंस कितना बना सैलरी का, 66,000, ओके। तो अब सिंपल है सर, आपको बैलेंसेस पुट करने हैं और वैल्यूज पुट करनी है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं और वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ओके। सो सैलरी क्या होता है आपके लिए, एक्सपेंसेस, और आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका करंट ईयर का एक्सपेंस कितना बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्या फॉलो करता है, आपका एक्रूल कॉन्सेप्ट, वो बोलता है कि आपका करंट ईयर का एक्सपेंस बुक होगा, तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया कितना 66,000। तो इसे वैल्यू को पुट कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में, दैट इज टू सैलरी। वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ओके। कितना सर 66,000, ये था पहला रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट इसने बोला बैलेंस शीट, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो आप,
किस डेट में बना रहे हो, 31 मार्च 2019। तो इस डेट पे जो बैलेंसेस है वो पुट कर देंगे यहाँ पर, दैट इज, तो बैलेंसेस कौन कौन से हैं, एक तो है अपने पास आउटस्टैंडिंग सैलरी 24,000, एक है एडवांस सैलरी 7,000। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता था। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सर, आपने सर्विस ले ली लेकिन सैलरी का पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब कि आपके लिए वो ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन को अपन कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटी साइड में। ओके, सो इसको दिखा देंगे अपन लाइबिलिटी साइड में, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना सर, 24,000। ठीक है, एडवांस सैलरी था, एडवांस सैलरी का मतलब क्या सीखा था अपन ने, सर आपने सर्विस नहीं ली अभी तक लेकिन आपने उस सर्विस के रेस्पेक्ट में अपने वर्कर्स को सैलरी पहले ही दे दिया, दैट इज उस काम का, उस वर्क का जो आपने पहले दे दिया वैल्यू, उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब कि वो क्या बन जाएगा आपके लिए, एसेट्स। एसेट का बैलेंस पुट कर देंगे यहाँ पर, दैट इज एडवांस सैलरी कितना है सर, 7,000। ओके, सो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना था। तो बिल्कुल जो आपका सन्ड्री एक्सपेंस अपन ने डील किया था बिल्कुल वही है, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर सर वही रहने वाला है। तो ये था अपना एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लेना बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो अपन नेक्स्ट टर्म समझने वाले सर, जो एनपीयू में यूज़ किया जाता है, और इसके काउंटिंग टर्म को सीखेंगे अपन, ठीक है सर। तो नेक्स्ट टर्म है अपने सामने लेगेसीज। सर लेगेसीज क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाला है, ठीक है। तो देखो सर, लेगेसीज क्या होता है समझना। लेगेसीज का मतलब ये होता है कि सर अगर कोई भी डिजीज पार्टनर या डिजीज पर्सन ऑफ एनपीओ अगर अपनी इच्छा से एनपीओ को आफ्टर डेथ के बाद कोई अमाउंट देके जाता है, कोई एसेट देके जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं लेगेसीज, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विरासत, ठीक है। जो आपको विरासत में मिली कोई चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ ये होती है लेगेसीज। तो अपन बोल सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल। सर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको इच्छा से मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने जबरदस्ती ले लिया उससे कोई चीज़, एसेट ले लिया, ठीक है। वो अपनी इच्छा से देके जाता है, कौन, डिजीज पर्सन। तो उस केस में उसे क्या बोलते हैं अपन, लेगेसीज बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ समझना, लेगेसीज जो होती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है एनपीओ के लिए। ओके, सो अब इस लाइन को समझो उससे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि सर ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझते हैं पहले अपन, ठीक है। तो देखो ओके सर, समझ लो। देखो जब मैं बात करता हूँ रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट को अपन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप की हो सकती है। नंबर 1 रेवेन्यू रिसिप्ट, नंबर 2 कैपिटल रिसिप्ट। ओके, समझना सर। देखो अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है सर जो आपकी रिकरिंग नेचर की होती है, ठीक है। रिकरिंग नेचर का मतलब ये होता है सर कि जो बिजनेस के अंदर, जो एनपीओ के अंदर है, बार बार आपको मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल रिसिप्ट की, तो सर ये कैपिटल रिसिप्ट होती है आपकी नॉन रिकरिंग नेचर की। सर नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिकरिंग मतलब जो आपको बार बार आपको एनपीओ के अंदर मिल रही है। तो सर नॉन रिकरिंग का मतलब क्या, जो एनपीओ के अंदर बार बार नहीं मिलती है, दैट इज आपको वन टाइम मिलती होगी, ठीक है। मतलब कि कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो बिजनेस के अंदर, एनपीओ के अंदर बार बार नहीं मिलती आपको, ओके, आपको वन टाइम मिलती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट समझना सर। अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो इसे अपन कहाँ ट्रांसफर करते होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है, ठीक है सर। और जो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है ना, उसे अपन ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो सर वापस देखना, रिसिप्ट को अपन दो तरीके से बांट सकते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है सर, इसको मैं बड़े शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि रिसिप्ट कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है।
तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट सर वो रिसिप्ट होती है जो आपकी रिकरिंग नेचर की होती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं सब्सक्रिप्शन, सर सब्सक्रिप्शन क्या एक बार ही मिलता है बिजनेस के अंदर, या फिर हर साल आपको मिलता होगा, हर बार मिलता है? तो सब्सक्रिप्शन क्या आपका रिसिप्ट है, आपको मिलता है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करता हूँ एनपीओ को मिलता है एक लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मिल रही है, ठीक है। तो सर ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, मेंबरशिप फीस वो कौन सी नेचर की होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होनी चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट होनी चाहिए? सोचो सर, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट बनेगी। क्यों? लाइफ मेंबरशिप फीस क्या एनपीओ के मेंबर्स बार बार देते हैं फिर वन टाइम देते हैं? सर वन टाइम देते हैं, तो ऐसी रिसिप्ट को क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो उसे अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है। और अगर बात करता हूँ मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट सर वो रिसिप्ट होती है जो एनपीओ को बार बार मिलती है, ठीक है। इस केस में ऐसे रिसिप्ट को अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो देखो सर यहाँ पर लेगेसी जो है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट बनेगा या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट बनेगा? सोचो, क्या लेगेसीज बार बार मिलती है क्या आपको? नहीं सर, एक बार ही मिलती होगी ना। तो ऐसे रिसिप्ट क्या बनेगी? रेवेन्यू कैपिटल? कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, से कहाँ ट्रांसफर करेंगे फिर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में? सर इन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट को अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में, ठीक है। तो देखो ये क्या बोलता है, इट इज शोन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बाय एडिंग टू कैपिटल फंड। ओके, एक चीज समझना सर, लाइबिलिटी क्यों है अपने लिए? अच्छा, एनपीओ को जब कैपिटल रिसिप्ट दैट इज लेगेसी मिलती है तो क्यों मिलती है? यूज करने के लिए, ठीक है। तो जो पर्सन आपको लेगेसी देता है तो उसने यूज करने के लिए आपको दिया होगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वो स्पेसिफिक रीजन देगा कि आपको इस वजह से यूज करना है, या तो वो स्पेसिफिक रीजन दे सकता है कि सर आपको इस एक्टिविटी के लिए यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग खरीदना है इस पैसे से, फॉर एग्जांपल आपको फर्नीचर खरीदना है, ठीक है। तो वो या तो स्पेसिफिक रीजन दे सकता है कि सर इस लेगेसी का यूज किस लिए करना है, या फिर वो कोई रीजन नहीं दे सकता, ठीक है। मतलब कि जो आपको लेगेसी है वो दो तरीके से मिल सकती है, या तो विथ रीजन मिल सकती है, या तो विद स्पेसिफाइड रीजन मिल सकती है, या फिर विदाउट स्पेसिफाइड रीजन मिल सकती है, ठीक है। तो सर आपको अल्टीमेट यूज तो करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। चाहे से एनपीओ की एक्टिविटी के लिए यूज करो या फिर उस स्पेसिफाइड रीजन के लिए यूज करो, तो है तो सर आपका ऑब्लिगेशन ना वो कि आपको उसका यूज करना है। तो वो कहाँ शो करेंगे अपन? लायबिलिटी साइड में, ठीक है सर। अब देखो, जब मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा ना, तो दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों जाएंगे तो बैलेंस शीट में, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो, मैंने बोला कि आपका जो लेगेसीज है या तो विद स्पेसिफिक रीजन आपको मिलेगा कि आपको इस एक्टिविटी के लिए यूज करना है, या फिर आपको विदाउट एनी स्पेसिफाइड रीजन मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको यूज किस लिए करना है। तो आप तो फ्री हो उसको यूज करने के लिए, फ्री सोर्स है आपका वो। तो देखो, जब बैलेंस शीट में पहला केस क्या बोलता है, नंबर 1, अगर आपको लेगेसी रिसीव हुआ विदाउट एनी स्पेसिफाइड रीजन, ठीक है। अगर आपको विदाउट स्पेसिफाइड रीजन अगर आपको लेगेसी मिला, तो उस केस में आपका इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होगा? देखो, लाइबिलिटी साइड में आपको इसको शो करना पड़ेगा। देखो, जाएगा तो लाइबिलिटी में, अब शो कैसे करना है वो देखना है अपन को। तो देखो सर, कैपिटल फंड के अंदर आपको उसको क्या कर देना है? ऐड बैक कर देना है, ठीक है। ऐड कर देना है उसको। तो जब भी कोई विदाउट रीजन आपको मिलेगा लेगेसी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा उसके ऊपर, तो उस केस में आपको लेगेसी को ऐड करना है कैपिटल फंड में। लेकिन अगर आपको विद स्पेसिफाइड रीजन मिला है कि सर इसका यूज जो है इस एक्टिविटी के लिए आपको करना है, तो उस केस में आप उसे कैपिटल फंड में ऐड नहीं करोगे, बल्कि उससे आप क्या करोगे? सेपरेटली शो कर दोगे बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड के अंदर, ठीक है। तो सर एग्जाम में इस तरीके से वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है आपसे कि लेगेसीज का मतलब समझाओ, एज वेल उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाओ, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है तो सर आप डेफिनेशन एज वेल एज वो कहाँ शो होता है वो आप बता सकते हो। लेकिन अगर 2 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे, 2 केस थे, आपको डील करने पड़ेंगे, और इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन सर इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो लेगेसीज का मतलब क्या होता है? जो एनपीओ को मिलता है किसी डिजीज पार्टनर से, उसके विल से
ठीक है, और यह उसके लिए कैपिटल रिसीट होता है, एज वेल एज इसको अपन कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। और इसके दो केस बन सकते हैं, आपको विथ स्पेसिफाई रीजन भी मिल सकता है और विदाउट स्पेसिफाई रीजन भी मिल सकता है। अगर वो विथ स्पेसिफाई रीजन मिलेगा तो लेगेसीज को आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा, केस नंबर 2। और केस नंबर 1 बोलता है कि अगर आपको विदाउट रीजन मिला है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कैपिटल फंड में ऐड बैक कर देना है, ठीक है। तो ये था लेगेसीज, ठीक है। तो सर इसका कोई भी ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में नहीं होगा, इसे अपन कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो ये था लेगेसीज। सर इसके रेस्पेक्ट में बुक में तो कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल बनवाया जिसके थ्रू अपन से डील कर सकते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो देखो सर ये एग्जाम्पल मैंने मन से बनाया, ऐसा आपको कोई भी एग्जाम्पल किसी बुक में मिलेगा नहीं। बट सर अगर एग्जाम में इस टाइप का इस टॉपिक के ऊपर कोई सम आता है, तो नया सम आता है, तो आप डील कर सको, इसलिए मैंने ट्राई किया है कि एक सम बनाकर इससे डील कर सकें। किस तरीके से डील करेंगे वो मैं बता सकूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल मन से बनाया, तो देखते हैं सर इसको किस तरीके से डील करना है। देखो, एनपीओ रिसीव अ लेगेसीज ऑफ ₹2 लाख, शो इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन its financial statement if case 1 it is given if it is received for building, okay, case 2 if it is received without any reason, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। अज्यूम कैपिटल फंड था अपने पास ₹5 लाख का, तो अपन को उसको शो करना है। अच्छा, पहली चीज, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि इसको कहाँ पे शो करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये चीज़ पता होना जरूरी है कि इसको शो कहाँ करता है। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ आती है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा, इसको अपन कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो यहाँ पर सीधा का सीधा ये नहीं बोलेगा कि बैलेंस शीट में शो करके दिखाओ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने सीधे सीधे बोल दिया कि बैलेंस शीट में शो करना, तो आप इजीली प्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए यूज़ कर सकता है वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि वो कहाँ पर शो होगा। गॉट इट। तो देखो केस नंबर 1 क्या बोलता है, इफ इट इज रिसीव फॉर बिल्डिंग। ओके सर, पहला केस अपन ने देखा था कि विथ स्पेसिफाई रीजन। सर स्पेसिफाई रीजन के साथ मिला है, इसका मतलब कि उसको आपको कैपिटल फंड में ऐड करना चाहिए, या फिर उसको सेपरेटली शो करेंगे, सेपरेटली शो करेंगे, क्योंकि वहां पर उसने क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि लेगेसीज का यूज किस लिए करना है, आपको स्पेसिफाई रीजन के लिए करना है। इस केस में लेगेसीज कहाँ शो होगा, देखो चाहे से स्पेसिफाई रीजन के लिए मिला हो या चाहे से विदाउट स्पेसिफाई रीजन के लिए मिला हो, आपको शो कहाँ करना है, लायबिलिटी साइड में। परफेक्ट। लेकिन सर यहाँ पर फर्स्ट वाला केस क्या बोलता है, रिसीव हो रहा है बिल्डिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको शो करेंगे अपन बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी साइड। लेकिन कहाँ कैसे करेंगे, सेपरेटली, मतलब कि इसको कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है, इसे आपको अलग से दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखो ओके, सो केस 1 था अपने पास कि सर ये आपको स्पेसिफाई रीजन के लिए मिला है, आपको बिल्डिंग बनाना है, इसके थ्रू लेगेसीज मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि मैं बिल्डिंग बना सकूँ, ठीक है। तो सर आप इसे कैपिटल फंड के साथ ऐड करोगे या फिर उसको सेपरेटली शो करोगे, सेपरेटली शो करोगे। तो कैपिटल फंड जो है आपका वो अलग से शो होगा, दैट इज कितना था, 5 लाख रुपीज का। और जो आपका लेगेसीज था वो आपको शो करना है अलग से, कितना मिला आपको, 2 लाख रुपीज, ठीक है। इसके ब्रैकेट में आपको शो कर देना फॉर बिल्डिंग, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट केस था अपने पास, सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसका मतलब कि कोई रीजन नहीं दे रखा उसमें, तो आपको क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना उसको। तो नेक्स्ट वाले केस में अपन क्या करेंगे, कैपिटल फंड में उसको ऐड करके शो करेंगे, ठीक है। कैपिटल फंड था अपने पास 5 लाख रुपीज का, उसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर लेगेसीज, कितना सर, 2 लाख रुपीज का। तो कितना जाएगा सर ये बाहर, 7 लाख रुपीज का, ठीक है। तो इस टाइप का सम सर आपके बुक्स में तो नहीं है, बट मैंने डील करवा दिया। तो इस टाइप का अगर डिफरेंस सम आ भी जाता है एग्जाम में, तो आप इजीली डील कर सको, ठीक है। क्योंकि जब कोई नया सम आता है तो थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट पड़ता है, ठीक है, कि वो उसको किस तरीके से डील करना है, क्योंकि ऐसा सब अगर आपने कभी डील नहीं किया तो इसलिए मैंने इसको डील करवा दिया। ऐसा सब आपकी बुक्स में नहीं है, तो इस तरीके का सब मैंने PDF में भी दिया था आपको, तो आप देख सकते हो उसको और डील कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब, ठीक है। तो ये इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है।